गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शादी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियां सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम इस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी पोती हैं हम। जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब और वंचित को सम्मानित किया है। मोदी जी का अभिनंदन, गृह मंत्री अमित शाह जी का अभिनंदन। कर्पूरी ठाकुर जी समाजवादी आंदोलन, गरीबों के, वंचितों के मसीहा थे। उनको भारत रत्न मिलने में इतना लेट क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं, ये बड़े सवाल है। कैसे थे कर्पूरी ठाकुर? क्या था व्यक्तित्व? 2 बार सीएम रहे, 3 दशक तक सियासत की, फिर भी विरासत में सिर्फ झोपड़ी छोड़ गए। क्या सिर्फ यही पहचान है कर्पूरी ठाकुर की? कैसे थे वो? सामाजिक न्याय के पुरोधा, उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों की वकालत करने वाले राजनेता के तौर पर जाना जाता है। क्या सिर्फ यही पहचान है कर्पूरी ठाकुर की? नाई समुदाय में जन्मे, एक सीमांत किसान के बेटे से बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। क्या सिर्फ यही पहचान है कर्पूरी ठाकुर की? उनके व्यक्तित्व को देखें और समझें तो कई ऐसे चौंकाने वाले वाक्य सामने आते हैं जो आज के राजनीतिक जीवन में धूमिल हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जीवन में एक सादगी, सरलता, कई किस्से कर्पूरी ठाकुर के आज भी उदाहरण के तौर पर दिए जाते हैं। उनकी राजनीतिक विचारधारा, लोहिया विचारधारा, कैसे आकार लेती है और कैसे देश के सामने एक नजीर बन जाती है। निचली जातियों को सशक्त बनाने पर पूरा जोर दिया। सियासी धन बल, बाहुबल और घोटालों के दौर में लोगों को यह सुनकर हैरानी होगी कि कोई नेता 2 बार मुख्यमंत्री रहता हो, 3 दशक तक राजनीति करता हो, लगातार चुनाव जीतने का एक अलग रिकॉर्ड रखता हो, लेकिन वही शख्स रिक्शे पर सवारी करता हो। आज तो ग्राम प्रधान भी 10 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, आगे भी और पीछे भी, दाएं भी और बाएं भी। लेकिन तब उस वक्त मुख्यमंत्री रिक्शे पर सफर करता था। ऐसे वक्त में जब सियासत में सिर्फ धन बल, बाहुबल और चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे, वो चर्चा आम थी। और उनकी सादगी की तस्वीरें और भी हैरान करती हैं। सियासत में कर्पूरी जैसे नेता विरले ही मिलते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, ये दोनों व्यक्तित्व
शब्दों में बयां नहीं हो सकते। और इनके राजनीतिक गुरु थे, यानी कर्पूरी के कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया दोनों को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और तब 1970 के दशक में 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके जीवन में कई पड़ाव आए, लेकिन कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए उन्होंने। बिहार में पहली बार शराबबंदी इन्हीं कर्पूरी ठाकुर ने की थी। 1977 मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में जब शराबबंदी की थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं था। यह फैसला लेना एक आम घटना नहीं थी। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के रूप में दोनों कार्यकाल को अगर हम मिला लें तो 2.5 साल, कुल 2.5 साल बिहार का शासन उनके हाथों में रहा। लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हुए कि 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वो बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। कभी नहीं हारे कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि उनकी ईमानदारी भी एक मिसाल है। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब उनका निधन हुआ, हैरान हो जाएंगे आप जानकर। अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक नहीं था उनके पास, ना पटना में ना ही अपने पैतृक घर में। 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी, 1 इंच जमीन। और आज देखिए, सोच सकता है कोई कि 2 बार का मुख्यमंत्री और एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। जिस आरक्षण की पैरवी आज तमाम राजनीतिक दल करते हैं, दरअसल कर्पूरी ने आरक्षण लागू कर दिया था। देश में भले ही यह अस्तित्व में 1990 के दौर में आया, मगर कर्पूरी ठाकुर ने इसे लागू किया 1978 में। आजादी के बाद पहली बार बिहार में हालिया जाति सर्वे में कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की गई है। यह सर्वे से पता चलता है कि पिछड़ा समुदाय बिहार की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा है। 2/3। यह सियासत के कई किस्से हैं जहां कर्पूरी ठाकुर आज के राजनेताओं के सामने एक नजीर है, एक नजीर जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे कई किस्से हैं। एक किस्सा यह भी कि जब उनके बहनोई उनसे नौकरी मांगने के लिए आए मुख्यमंत्री रहते हुए, तो उन्होंने उनकी सिफारिश तक नहीं की। जेब में से 50 रुपए का नोट निकाला और बोला कि जाके उस्तरा खरीद लो। सोचिए, जो कहते थे कि पार्टी ही मेरा परिवार है, और आज का दौर क्या है? आज का दौर है कि परिवार ही पार्टी है। कर्पूरी ठाकुर ऐसे थे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या भारत रत्न का यह फैसला मंडल कमंडल की सियासत पर सीधे तौर पर असर डालेगा। क्योंकि एक तरफ कमंडल की राजनीति, जब बीजेपी राम मंदिर के दौर में एकाएक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर आई, तो इसके पीछे सियासी संदेश क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले सुनिए कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का मतलब भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के हर गरीब और वंचित को
सम्मानित किया है। पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के शादी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियां सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव जो अपने आप को कर्पूरी जी का अनुयायी कहते हैं और वो मांग करते थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन लालू जी आप तो 5 साल रेल मंत्री थे, यूपीए की सरकार के बड़े ताकतवर मंत्री थे, क्यों नहीं कर्पूरी जी को आपने भारत रत्न दिलवाया? जो हम लोगों ने जाति आधारित गंदा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का, देश के सर्वोच्च सम्मान को प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यह देश के वंचित वर्गों को दिया गया सम्मान है। वक्त गवाए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। 4 मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। पवन गोयल साहब बीजेपी के तेज तर्रार चेहरों में से एक, चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं, जितेंद्र वर्मा जी समाजवादी पार्टी के चेहरे, और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है जो अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कैसा लगा बीजेपी का मौके पर चौका? कल तक हाथ में सिर्फ कमंडल और आज तो मंडल भी, कैसा लगा? भाई चौका हो या छक्का हो, लेकिन अगर आंखों पे पट्टी बांधी और कान सुनने लायक ना हो और वो सरकार एक ऐसे सामाजिक न्याय के उस योद्धा को वो सम्मान दे दे तो ये सराहनीय है। मैं उसके लिए देश के प्रधानमंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज देश की जरूरत को जो आवाज देश के अंदर राहुल गांधी जी ने भी उठाई, जो आवाज दूसरे और नेताओं ने उठाई और वो उसके आज उस चरम पोजीशन पे आई, तो ये बिल्कुल सराहनीय कदम है और देश के लिए एक अच्छा सुगम एक आने वाला दौर होगा। मतलब मान रहे पैरों तले जमीन खिसक गई? देखिए, पैरों तले जमीन उन लोगों के खिसकी जो इसको अनदेखी कर रहे थे, जो इसकी डिमांड कर रहे थे, जो आज भी इस बात की, हमारे तो आज भी 5 न्याय है, उस 5 न्याय में कर्पूरी ठाकुर जी का जो न्याय, सामाजिक न्याय, अच्छा अन्याय कर रहे थे। सर एक छोटा सा ज्ञान फिर उसके बाद चर्चा को आगे, छोटा कमेंट, फिर मैं उसके बाद पूरी बात रखने का मौका दूंगा। अल्लाह ताला ने 70 साल तो आप ही को भी दिए ना शर्मा जी? बिल्कुल। हाँ, तो कर्पूरी ठाकुर जी आज के तो नेता है नहीं, तो भारत रत्न के हकदार तो तब भी थे जब आप सत्ता में थे। किसी भी पार्टी का कोई भी नेता तिलक भाई वो देश का नेता होता है और अपनी पार्टी का नेता होता है। हाँ, सम्मान का मिलना और सम्मान उसको मिलने का अधिकार वो आवाज से होता है। वो तो राहुल गांधी जी कह रहे थे जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं तो क्रेडिट राहुल गांधी को मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। नेताओं का है जो इस आवाज को उठाते ठीक अपनी बात को देते चले गए। ठीक एक मिनट आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मैं 1 मिनट प्रेम जी के पास जा रहा हूं, फिर पवन गोयल जी और जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। प्रेम जी, मंडल और कमंडल, कल तक कह रहे थे कि भैया कमंडल लेकर बीजेपी चल रही है, अब तो सीधे तौर पर मंडल भी आ गया। नहीं, देखिए आपने बताया विस्तार से कि कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन कैसा रहा है। तो कर्पूरी ठाकुर जी की जो राजनीतिक विरासत है, सादगी भी है, सिद्धांत भी है और वंचितों के प्रति जो उनका बड़ा योगदान है, जिस सोच के आधार पर मंडल कमीशन आया, लेकिन वो मंडल कमीशन उस त्रुटि के साथ आया जिसको कर्पूरी ठाकुर जी दूर कर चुके थे। उन्होंने तो मैं उस पर आऊंगा थोड़े डिटेल में, लेकिन उन्होंने जो सियासत की है उस सियासत का, उस विरासत को क्या आज जो सत्ता उनको भारत रत्न दे रही है और जिसके और भी कारण है, तो क्या उस विरासत को जी सकती है? सवाल ये है। अगर
मान लीजिए कि आज जो सादगी कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक, तो आज उनको भारत रत्न देने वाले लोग क्या उनकी सादगी को जी रहे हैं, क्या उन्होंने जिया है, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए उस विरासत को वो ले लेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। दूसरी बात यह है कि बिहार से चुना गया है भारत रत्न, इस बात को ध्यान दीजिए, चुनावी वर्ष है, 2019 का भी चुनावी वर्ष याद कीजिए। तब बंगाल से प्रणब मुखर्जी जी को दिया गया था, असम से हजारिका जी को दिया गया था और देशमुख जी को मध्य प्रदेश से दिया गया था। ठीक, तब भी राजनीतिक था। और आप कंपेयर कीजिए ना उन तीनों में और कर्पूरी ठाकुर में, भाई कर्पूरी ठाकुर कहीं बड़ा कद है, जो भी तीन तो ये राजनीतिक कद यूपीए के जमाने में समझ में नहीं आया था। आपका जो सवाल है उसको मैं थोड़ा आपका प्रश्न स्पष्ट करता हूँ। बीते 35 साल 1988 में मृत्यु हुई कर्पूरी ठाकुर जी की, उसके बाद से ये 36 साल करीब हो गए। इन 36 साल में सभी पार्टियां सत्ता में रही। कांग्रेस के पास 15 साल रहा, बाकी अपोनेंट्स के पास रहा। तो कोई ये नहीं कह सकता कि कर्पूरी ठाकुर की उपेक्षा किसी खास पार्टी ने की। आज कर्पूरी ठाकुर को, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस दाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, ये एक समाज को कोई मैसेज नहीं गया, दाव ही माना जाएगा। जनता अगर इसको दाव ही मानेगी तो असर कैसे पड़ेगा? अगर दाव नहीं मानेगी तो असर पड़ेगा। मतलब एक समाज को कोई मैसेज नहीं गया। नहीं, एक समाज किसको बोलेंगे? नाई समाज तो 2% है, क्या नाई समाज के वोट के लिए उन्होंने किया? वो सिर्फ नाई समाज की बात नहीं है, मसला तो यहाँ पिछड़ों की राजनीति से जुड़ा हुआ है, मंडल की सियासत से जुड़ा हुआ है। इस बार चर्चा थी कि सावरकर जी को भी दिया जा सकता है, लेकिन सावरकर पर प्राथमिकता मिली है कर्पूरी ठाकुर को। तो इसका मकसद है आज की सियासत में महाराष्ट्र से ज्यादा। पवन गोयल जी सुना आपने, प्रेम जी कह रहे हैं ये चुनावी साल है, इसलिए कर्पूरी मजबूरी नहीं जरूरी भी है, और जरूरी से ज्यादा मजबूरी भी है, प्रेम जी कह रहे हैं। जी मेरे तो 3 आइडियल हैं, कर्पूरी ठाकुर जी, मनोहर पर्रिकर जी और भारत के आज वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कर्पूरी ठाकुर जी पे बात कर लेते हैं। अभी मेरे पत्रकार भाई बता रहे थे, राजनीतिक विशेषज्ञ, कि चुनावी माहौल है भारत के अंदर, तो हर 6 महीने में चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। क्या मोदी जी की ये पहल करना आपकी नजरों में, तिलक जी और मेरे विपक्ष के भाई की नजरों में चुनावी पत्ता हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार में एक ऐसे आदमी को, ऐसे इंसान को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा रहा है जो वाकई ही डिजर्व करते थे। आपको उसका क्रेडिट जनता देगी नहीं देगी वो बात का विषय है, लेकिन वो भारत रत्न के लिए डिजर्व करते हैं। ये सबसे संपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? अभी आपने 2 एग्जाम्पल दिए कि उन्होंने अपने जीजा जी को नौकरी देने की जगह 50 रुपए दिए, उन्होंने अपने पिताजी को जिस तरीके से डीएम कार्रवाई करने गया था उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे, और ऐसे मुख्यमंत्री उन्होंने मना कर दिया, नहीं कार्रवाई मत करो, क्योंकि उनके पिताजी के लिए किसी ने अपशब्द बोले थे। एक इंसान जो जिंदगी भर मकान नहीं ले पाया, झोपड़ी में आया, झोपड़ी में गया, एक इंसान जो पुराने कपड़ों में रहा, जिसने बिहार की राजनीति बदल दी। अरे हमें तो उनका आइडियल बनना चाहिए। अगर उनका 10% भी सीख लेते ना ये कांग्रेस वाले, तो एसी कमरों से बाहर ना आना पड़ता, काम करना पड़ता जमीन पे। राहुल गांधी जी को स्मृति ईरानी से बाहर हारना ना पड़ता, वायनाड ना जाना पड़ता, क्योंकि इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। इन्होंने सिर्फ सत्ता की राजनीति का सुख भोगा, राजनीति में आए और व्यापार किया। ये कह रहे हैं चुनावी एंगल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये मानते हैं ना, इनके लिए चुनावी पत्ता होगा। लेकिन अभी मैं इस मसले पर आता हूं, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक समाज को मैसेज दिया गया है। कौन कह रहा जी को एक समाज को मैसेज दिया? मंडल और कमंडल वाली बात है ना, कल तक कमंडल था, आपको मंडल भी, अब तो दोनों हाथों में लड्डू। कमंडल और कमंडल से पहले भारत की सरकार, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है ऐसे आदमी को भारत रत्न ना दे जो उनके साथ व्यापार के रिश्ते निभाता हो, ऐसे आदमी को भारत रत्न दे जो डिजर्व करता हो। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, ये मंडल कमंडल ने क्या गलत आदमी को भारत रत्न देने की बात की है? ठीक, जितेंद्र जी आपसे ही पूछता हूं मैं। जितेंद्र जी मैं आ रहा हूं उस पर, 1 मिनट, एक कमेंट ले लूं। जितेंद्र जी कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्या वाकई मौके पर चौका मारा बीजेपी ने, और जिस सियासत को आप आगे बढ़ा रहे थे
उसकी काट के तौर पर भी देखा जा रहा है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना। देखिए, ये पीडीए की जीत है। हमेशा पिछड़ों दलितों के सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक न्याय के योद्धा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा। पीडीए की जीत है। सुन लीजिए। नहीं, मैं एक बार फिर से सुनना चाह रहा था, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा। बिल्कुल, ये पीडीए की जीत है। पीडीए की जीत। दलितों, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती आई है, दलितों पिछड़ों के बच्चों से जो आरक्षण छीनते आए हैं, जो उनकी नौकरी छीनते आए हैं, आज उनको पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ने वाले मसीहा लेकिन जितेंद्र जी, ये शर्मा जी बता रहे थे कि राहुल गांधी की वजह से ही ये भारत रत्न मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को। ये कांग्रेस के नेता बता रहे थे, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर आरक्षण की बात नहीं करते, जातिगत जनगणना की बात नहीं करते, तो उनको कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं मिलता। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने पिछड़े वर्ग लोगों को 27% आरक्षण दिया था, फैसला लिया था, तो इन पिछड़े वर्ग विरोधी लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे समर्थन लेके सरकार गिरा दी थी। ये क्या बात करेंगे पिछड़ों और दलितों की। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया, ये अच्छी बात है। लेकिन ये मजबूरी में मन महसूस कर दिया गया सम्मान है। ये लोग पिछड़ों दलितों का आरक्षण और उनकी नौकरी छीनने वाले लोग हैं। 20 दिन से भूख हड़ताल पर बच्चे बैठे हैं, 22 दिन हो गए आप तो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उन पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को नौकरी नहीं दी। नहीं, इस फैसले का स्वागत करते हैं कि नहीं आप? आज जब जाति जनगणना की बात होने लगी, आज जब दलितों पिछड़ों के हक हुकूक का बात करने वाली सोशलिस्ट पार्टियां बढ़ चढ़कर उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने लगी, तब इनको कर्पूरी ठाकुर जी याद आए, है ना। जब इन्हें लगा कि अब जाके जो है देना ही पड़ेगा, क्योंकि दलितों और पिछड़ों की भागीदारी यदि इनको नहीं दी गई तो जो भी आने वाला चुनाव है उसमें सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन सुपड़ा तो वैसे भी साफ हो रहा है। एक मिनट पवन जी, मैं बीच में, वरना फिर वो कहेंगे म्यूट कर दिया और फिर वो सब। हाँ, पूरी बात कर लें। हो गया जितेंद्र जी, सुन लीजिए। मेरा सवाल ले लीजिए, फिर उसके बाद आप तो डिबेट ओपन है, आप लोगों ने एक एक कमेंट कर लिया सबने। सवाल लीजिए। आपकी बात में मान गया कि ये ढोंग कर रहे हैं, आपकी बात ये भी मान गया कि इनका ये फैसला मजबूरी में लिया गया फैसला है। समझ रहे हैं मेरी बात? कर्पूरी ठाकुर समाजवाद के पुरोधा, मेरी बात समझिएगा, इनकी तो राजनीतिक मजबूरी, इन्होंने दे दिया भारत रत्न। मुलायम सिंह यादव जी ने तो कभी पैरवी नहीं की, वो तो सत्ता में रहे, राजनीतिक समर्थन आपने बकायदा राष्ट्रपति को लिख के दिया, तब कर्पूरी ठाकुर याद नहीं आए? लालू प्रसाद यादव उसी सत्ता का हिस्सा थे, तब कर्पूरी ठाकुर याद नहीं आए आपको? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कभी कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने की बात करी? जितेंद्र जी, तो आप देते ना सम्मान, किसने रोका था? लालू प्रसाद यादव जी ने। सर, आप देते ना सम्मान, किसने रोका था? मैं वही तो पूछ रहा हूं। तब आप उस सत्ता के हिस्सा थे, तो आप कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देते ना, तब समाजवादी याद नहीं आया आपको? समाजवादी पार्टी सत्ता में कितनी हिस्सेदार थी? जितेंद्र जी, आप सत्ता के हिस्सा थे कि नहीं, मैंने आपसे ये पूछा। सत्ता का हिस्सा थे। हर बात कर्पूरी ठाकुर जी याद नहीं है आपको? गठबंधन दलों की हर बात को नहीं मानते। वाह, ठीक है, वाह। सिर्फ न्यूक्लियर डील को लेकर आपके गठबंधन की बात को मान लेते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को अगर भारत रत्न देना हो तो ये बात नहीं मानेंगे मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, यही कह रहे हो आप? जब इनको लगा कि अब सुपड़ा साफ होने वाला है, ओके पवन गोयल, आप सरकार मतलब जितेंद्र जी, चित भी मेरी और पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का, यही कह रहे हो ना आप? नहीं, परमानेंट तुम ही बोलोगे क्या? बोलने दो। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना वर्मा जी, कह रहा हूँ ना कि पिछड़े दलितों के खिलाफ काम करने वाले लोग आज क्यों मजबूर हैं? आप तो पिछड़ों के पुरोधा थे, आप तो पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे, तो दिलवा देते ना कर्पूरी ठाकुर जी को। भारत रत्न किसने रोका था? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, कौन था ऐसा शख्स जो रोक रहा था? अरे बीजेपी प्रवक्ता क्यों बुलाए आप, थोड़ा बताएंगे? वर्मा जी, ऐसा है ना, जवाब सवाल का ना देना हो तो ये विक्टिम कार्ड जेल में रखा करो। मेरे साथ ये गेम मत खेला करो, मेरे साथ ये गेम जितेंद्र वर्मा जी, जवाब ना हो तो गेम मत खेला करो। अरे तो बात आप सीधा बोलो, ये सवाल मुझे पसंद नहीं आया, इसका जवाब नहीं देना चाह रहा, सवाल दूसरा पूछ लूंगा। प्रवक्ता क्यों बुलाया आप?
सवाल दूसरा पूछ लूंगा जितेंद्र जी, अगर जवाब नहीं देना, सवाल दूसरा तैयार है। जवाब देना है। दलितों पिछड़ों का हमेशा उनके खिलाफ अन्याय करने पवन गोयल जी, पवन गोयल जी 27% आरक्षण, फिर उसके बाद आ रहा हूं प्रेम जी आपके पास। फैसला लिया जो सवाल पूछे वो बीजेपी प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जी, सवाल का जवाब देना नहीं आया तो बीजेपी प्रवक्ता हो जाए। पत्रकार सवाल ना पूछे, पिछड़ों की राजनीति कर रहे हो, पिछड़ों की राजनीति कर रहे हो, सवाल पूछे ना। क्या बीजेपी के तुम ही प्रवक्ता हो क्या बीजेपी के? वर्मा जी गाली गलौज ना करिए, शब्दों की मर्यादा रखिए, वरना तू तड़ाके मुझे भी आता है। नहीं जवाब दीजिए पवन जी। नहीं दोनों वर्मा जी जवाब तो दे दीजिए। वर्मा जी दिक्कत यही है इनके साथ। वर्मा जी ठीक है, आपकी नजरों में जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं ना तो निष्पक्ष पत्रकार भी भाजपा के प्रवक्ता दिख जाते हैं। आप 14 साल यूपी में बाहर रहे, 10 साल केंद्र में बाहर रहे, 40 साल देश में इससे पहले बाहर रहे। आप क्या आजीवन विपक्ष में रहेंगे? सुन लीजिए, आप दलितों पिछड़ों आजीवन विपक्ष में रहेंगे। सुन लीजिए वर्मा जी, आप सुनेंगे? आप लोग दलितों वर्मा जी अभी तो आप पत्रकारों कह रहे थे कि आप ही बोलते रहेंगे, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ही बोलते रहेंगे। बिल्कुल आप ही बोलते रहेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। जब दलितों पिछड़ों के लिए न्याय की बात आएगी तब आप पीछे हट जाओगे, उनको नौकरी देने की बात आएगी तो आप पीछे हट जाओगे। आप सुन तो लीजिए वर्मा जी, मुझे पता है आप अच्छा बोलते हैं, आप सुन लीजिए, सुनना भी होता है जी। अभी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे। रामनाथ कोविंद जी कौन है? राष्ट्रपति मुर्मू कौन है? अब्दुल कलाम जी कौन थे? और विष्णुदेव साहा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमचंद बारवा कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी ने बोला नहीं है, करके दिखाया है। इनके समाज के लिए क्या दूसरी बात सुनिए 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 सुनिए, जब आप बोल रहे थे मैं पूरा मौका दे रहा था, अब जवाब दे रहा हूँ तो डर क्यों लग रहा है? डरिए मत, सुनिए। डरिए मत, साइकिल पंचर है, मुझे पता है साइकिल पंचर है, डर लग रहा है। सुनिए दलितों के लिए क्या किया आपने? आप सुनिए तो सही, बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ। क्या किया आपने? अरे वही तो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ पूरी सुनिए, पूरी दिल्ली छोड़िए। आपको मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूँ, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए 56 लाख पीएम आवास योजना से घर है। अरे किसान को देखकर वो नहीं देखा गया, और सड़कें बनी है, जो खरंजे बने, जो नौकरियां मिली है, वो देखकर नहीं मिली कि पिछड़े दलित और वो नौकरी छीन ली है। वर्मा जी नौकरी क्यों नहीं दे रहे आपको? क्यों डर लग रहा है आपको? सुन क्यों नहीं रहा? लखनऊ में जो लड़के लड़कियां बैठे हैं, सुनिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि 3 बार मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी बने, लेकिन उत्तर प्रदेश का कभी विकास नहीं कर पाए। सफाई में नाक करते रहे, सेक्टर के आरोप लगते रहे, और यहाँ के भाषण में चैनल पे आपने भाषण दिया है, आपको इतना मौका मिला उत्तर प्रदेश का। एक मिनट पवन जी, एक मिनट वर्मा जी, थोड़ा अभी जो ज्ञान दे रहे थे उस पर अमल भी कर लीजिए ना, एक एक करके बोल लीजिए, है ना वर्मा जी, अच्छा लगेगा। सुन लीजिए, आपने सवाल उठाया तो सुन लीजिए। एक मिनट पवन जी अपनी बात रखिए, फिर प्रेम जी और शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं वर्मा जी को, 3 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने रहे, कितना पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के लिए किया आपने काम। आपके पास हमेशा अहम भाई फैक्टर के आरोप लगते रहे, मुस्लिम और यादवों के लिए आपने धर्म के चश्मे से नापा हमेशा उत्तर प्रदेश को। 10 लाख की आज आप 21 लाख करोड़ के। एक मिनट जी शर्मा जी, आप कह रहे हो कि राहुल जी ने जो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया उस वजह से ये असर दिखाई दिया, और जितेंद्र जी कह रहे हैं कि ये पीडीए वाला जो मसला आया ना उस वजह से ये फैसला लेना पड़ा केंद्र सरकार को। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लियर करिए थोड़ा। देखिए मैं शुरू करता हूं अपने पवन जी की बात का। पवन जी ने भी बहुत बड़े बड़े नाम गिनवाए, महामहिम राष्ट्रपति का नाम गिनवाया और बड़े नाम गिनवाए। कितना मान सम्मान करते हैं आप सामाजिक न्याय का, और उसी सामाजिक न्याय की परिपाटी के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर आप उसी महामहिम की अवहेलना कर देते हैं। उसी महामहिम की आप प्रथम राष्ट्रपति कह देते हैं और उसको उसी राम में मंदिर के अंदर दूर कर देते हैं। और शोर अब सम्मान आप क्या करते हैं कि आप ही के नेता, आप ही के लोग एक जाति के वर्ग के ऊपर मूत्र से उसके सिर पे मूत्र करते हैं। चलते हुए वाल्मीकि को घोड़ी से उतार के नीचे उसके ऊपर मूत्र पिला देते हैं। ये सामाजिक न्याय है आपका। ये आपका संयोग नहीं, वो प्रयोग है इलेक्शन के डर से, और वो प्रयोग है विपक्ष की। शर्मा जी मुझे लगता है मैं आपको सवाल समझा नहीं पाया। मैंने पूछा कि ये जो बात कह रहे थे कि वो पीडीए वाला इफेक्ट है। वापस आ रहा हूँ, मुझे पहले उनको काउंटर करना था, वो काउंटर करने दीजिए। और जिस विषय के ऊपर आप कह रहे हैं, अगर आपकी पार्टी और आपके समृद्ध और बड़े नेता अगर इतने सामाजिक न्याय प्रिय थे कपूर ठाकुर के, तो फिर जब आपने मलाई खाई नीतीश कुमार जी के साथ लगातार कई बार सत्ता के अंदर, तब आपको कपूर ठाकुर याद क्यों नहीं आए? लेकिन आज तो नीतीश जी बहुत तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। मैं आ रहा हूँ वापस आ रहा हूँ। अब आपको क्यों याद आ गई? क्योंकि
नीतीश जी आज आपके साथ नहीं है। अब मैं आपकी जवाब देता हूँ। लेकिन नीतीश जी तो ट्वीट करके बकायदा कह रहे हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया। उसका भी देता हूँ। अब राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब ना तो आपने सदन में दिया, ना सदन के बाहर दिया। आपको उसका काउंटर करने के लिए कर्पूरी ठाकुर आपको याद आए और सम्मान के अधिकारी थे। नहीं तो वो नहीं, अखिलेश यादव जी की वजह से आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की वजह से मिला कर्पूरी ठाकुर जी को, वो बता रहे जितेंद्र जी। आप कह रहे हो राहुल गांधी जी की वजह से मिला है। बिल्कुल, अगर जितेंद्र ठाकुर जी ये बात बोलेंगे तो वो पार्टी के नेता प्रवक्ता की हैसियत से अपने नेता का नाम लेते हैं। तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर एक ऐसी पार्टी जो कमजोर हो और जो वोटों की राजनीति करती हो, उन जैसे पार्टी के नेता जो अपने नेता को बड़ा कहते हो और एक पत्रकार को विपक्ष का पत्रकार कह देते हो, जो पत्रकार आईने की तरह प्रश्न पूछ लेता हो, तो उससे बेकार घटिया पार्टी तो कोई हो ही नहीं सकती। मतलब जो व्यक्ति अगर प्रश्न पूछे वो विपक्ष का पत्रकार हो गया। नहीं शर्मा जी, टोट में जवाब वो दिक्कत उनकी, वो समस्या ये सवाल मैंने गलत सवाल पसंद। ये आपका आईना नहीं है, मेरा आईना है। तो अगर पत्रकार आईने की तरह प्रश्न पक्ष से पूछे या सत्ता से पूछे, वो पत्रकार होता है। और चाटुकारिता के तो मसाले आपके पास बहुत है पवन जी, वो तो लगातार आपकी महिमा मंडल गाते हैं। अगर वो विपक्ष से पूछते हैं तो विपक्ष भी जवाब देगा और सत्ता पूछे तो सत्ता भी जवाब देगा। नहीं, जितेंद्र जी की बात को मैं दिल पर इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं जानता हूं उनको सवाल पसंद नहीं आया था। उनको बतौर प्रवक्ता काउंटर करने के लिए पत्रकार का कंधा इस्तेमाल करना पड़ता। कोई बात नहीं, पवन जी ने ये नहीं बोला, मैं दिल पे नहीं लेता, मैं जानता हूं उनको। पवन जी ने भी बोला विपक्ष के पत्रकार, मतलब एक पत्रकार अगर प्रश्न विपक्ष से पूछे, सत्ता से पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये सर्टिफिकेट मैं बाहर जाके फाड़ देता हूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों का। आप सुनिएगा वर्मा जी, और ये वो सुनिएगा जो कहीं नहीं होता, और फिर यहां पर बैठ के सर्टिफिकेट दीजिएगा 2 मिनट के बाद। पवन जी अब आपकी बारी में, फिर प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। आप कह रहे हो कि कर्पूरी ठाकुर जी को आपने भारत रत्न दिया, पवन जी राइट? भारत सरकार ने जी, भारत सरकार ने। वही, ये चुनाव आता है तो भारत रत्न याद आता है। उदाहरण के तौर पर आखिरी बार आपने 2019 में नानाजी देशमुख को और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया। 2020, 2021, 2022 और 2023 किसी को भारत रत्न नहीं दिया। चुनाव आया तो कर्पूरी ठाकुर जी याद आ गए। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और लिखिएगा, आपके ज्ञान में आगे काम आएगा, जहां पर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी पत्रकार को। लिखते रहिएगा वर्मा जी आप। हाँ पवन जी कंटिन्यू प्लीज। तिलक जी, आप इसको राजनीतिक चश्मे से देख रहे हो, इलेक्शन के चश्मे से देख रहे हो और विपक्ष की भाषा में बात कर रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और भारत की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2021, 2022 और 2023 सौभाग्य से आपकी सरकार थी। पूछ लिया तो पत्रकार विपक्ष की भाषा बोल रहा है, और अगर वो पत्रकार विपक्ष से प्रश्न पूछे तो ठीक, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। पवन जी प्लीज जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। क्या हुआ था? देखिए, मैं पहले भी शुरुआत में कहा था कि कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं, मेरे आइडियल है। तो चुनाव आते ही कर्पूरी ठाकुर जी क्यों याद आए? 2019 के बाद तो आप चुनाव था, तब उसके बाद तो फिर आपने किसी को भारत रत्न नहीं दिया। आपको सवाल ये पूछने की जगह ये पूछना चाहिए था कि भारत में तो और 6 महीने में इलेक्शन है, हर नहीं 5 साल में इलेक्शन है। नहीं विपक्षी पार्टियों ने तो कभी सवाल ही नहीं उठाया। नहीं, एक मिनट पवन जी, ना, एक मिनट, सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सबका ऑडियो नीचे रहेगा। 2019 में आपने दिया था ना नानाजी देशमुख को और प्रणब मुखर्जी, है ना? तो 20, 21, 22, 23 सरकार आप ही की थी, आप दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? मैं तो तिलक जी, मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी काम अच्छा होता है वो जब हो जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी आप मान रहे हैं। अब मेरा आप एक मिनट सर, एक मिनट, आपने माना इस बात को। 1 मिनट आ रहा हूं चंद्रमोहन जी, 1 मिनट प्लीज। सामाजिक न्याय की बात करने वाले कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने वाली भाजपा के नेता क्या इस नेशनल चैनल पे ये कहते हैं? 1 मिनट चंद्रमोहन शर्मा जी प्लीज, 1 मिनट, सिर्फ पवन गोयल जी का ऑडियो रहेगा अभी। 1 मिनट प्लीज। सर कर्पूरी ठाकुर आपके आदर्श हैं, राइट? जी, बिल्कुल सभी के आदर्श हैं जी, सभी के आदर्श हैं। बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने जातिगत जनगणना की वकालत की थी जी, आप करेंगे? ये तो भारत की सरकार पे और आला नेताओं पे निर्भर करेगा। मैं तो इसका क्यों? उनका सपना था, सपना पूरा नहीं करेंगे आप? भारत रत्न दे रहे हैं, उनका सपना पूरा रहा। मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा सपने कैसे पूरे। नहीं, वो उनके सपना था जातिगत जनगणना का, आप करवाएंगे कि नहीं? सपने थे वो भी तो आप करवाएंगे कि नहीं पवन जी? मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा बिना रोके टोके प्लीज। ठीक, आपने सवाल बहुत बढ़िया किया। उनका सपना ये था
कि किसी जाति या धर्म या मजहब को देखकर काम नहीं करना चाहिए। आज अगर गरीबों के लिए 2 लाख का बीमा, 5 लाख का आयुष्मान सेवा, आज उनको इलाज मिल रहा है, आज उनको घर मिल रहा है, आज उनको गैस सिलेंडर मिल रहा है, जनगणना में दिक्कत क्या है? मैं बता तो रहा हूँ ना, आप बात तो सही है। आप उनके तो बहुत सारे सपने थे, सारे पूरे हो रहे हैं। मैं बस पूछ लेता हूँ, एक मिनट। देश में 1993 ऐसी जातियां हैं, ना तो दाखिला ना ही एक नौकरी। 1900 लिख लीजिए, 1993 ऐसी जातियां हैं, ना तो दाखिला और ना ही नौकरी। 923 ऐसी जातियां हैं जहां पर 2.8% नौकरी और दाखिले हैं। मैं गलत बोल रहा हूं? जी, आपके आंकड़े आपके पास होंगे, लेकिन मेरे पास, अच्छा, मेरे आंकड़े नहीं है सर, ये मैंने घर पर नहीं लिखे आंकड़े। मैंने नहीं कहा कि आपने खुद बनाए हैं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जो मेरे आंकड़े हैं वो तो सुनिए। हाँ, क्या 4 करोड़ घर अमीरों को तो नहीं दिए? टाटा बिरला अंबानी को तो नहीं दिए? तो फिर ये 993 कौन सी जातियां हैं जहां पर ना एक दाखिला ना नौकरी? आप एक बात बताइए, 4 करोड़ घर तो पूरे 70 सालों में नहीं मिले। आपने 27 मंत्री ओबीसी बनाए, जिनकी फोटो आपने खिंचवाकर सब चौराहों पर लगाई। कितने सेक्रेटरी हैं ओबीसी केंद्र में? कार्ड खेलने से अच्छा केंद्र में कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं सर, बता दीजिए। लोगों को देखिए, सबसे पहले क्या जोड़ता है? सड़क की, स्कूल की, कॉलेज की, अस्पताल की, गैस चूल्हे की, बैंक में अकाउंट, आरक्षण की, मेट्रो की, आरक्षण की, नौकरियों की, ये जरूरतें नहीं है। 27 मंत्री जो ओबीसी बनाकर आपने बिठाए, आपने कहा कि ये सारे पिछड़ी जातियों के हैं। कितने सेक्रेटरी हैं केंद्र में ओबीसी, बता दीजिए सर आंकड़ा। लेकिन मैं देश की राष्ट्रपति कह सकता हूं, मैं देश किसी प्रदेश, मैंने आपसे पूछा कि सेक्रेटरी केंद्र में, देखिए मैं पूरी सरकार गिनवा रहा हूं आपसे। नहीं है ना आंकड़ा सर? कानून बनाते जो सरकार करती है सर, ये आपके सवाल का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास आंकड़ा आप उसको मानने को तैयार नहीं है। ठीक है पवन जी, ठीक है। एक मिनट, अब मैं कमेंट ले रहा हूं, फिर उसके बाद जेडीयू के नेता हमारे साथ कार्यक्रम को। एक मिनट सर, मैं प्रेम जी, आप माफी के साथ आपके पास आऊंगा, लेकिन एक मिनट। जितेंद्र जी, सर्टिफिकेट दो, आप दो सर्टिफिकेट। देखिए, ऐसा है, आप किसी से कोई क्वेश्चन करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझसे जो क्वेश्चन किया है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सर्टिफिकेट दीजिए पहले, मैं चाहूंगा आपसे सर्टिफिकेट। तो आप ले चुके हैं ना, और डिबेट के बाद फाड़ देते हैं, साहब ने बोला। नहीं, आप बांटने के आदी है ना? नहीं, आप बांटने के आदी हैं, क्योंकि आप लोगों को जो सवाल पसंद नहीं आता, वो सवाल सर्टिफिकेट देकर कि ये पत्रकार बिकाऊ है। आप लोग ये 2 रुपए की कलम आज तक कोई खरीद नहीं पाया। वर्मा जी, आज के बाद ये बात बोलना मत। देते हैं 2 रुपए की कलम 18-20 सालों में कोई खरीद नहीं पाया, किसी की हैसियत नहीं हुई है, इसलिए ये बात बोलना मत। और अपने सहयोगियों से पूछ लेना कि तिलक चावला बिकाऊ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। वर्मा जी, आप ऑडियो नीचे का। प्रेम जी, ये सियासत का पहिया तो घूम रहा है ना, मंडल और कमंडल की सियासत पर। अब ये बात तो साफ हो गई कि नहीं? देखिए, हमने पहले भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को अभी जो दिया जा रहा है भारत रत्न, ये इनकी राजनीतिक प्रायोरिटी में है। सावरकर का भी नाम चल रहा था, उनको भी भारत रत्न दिया जा सकता था, लेकिन वो सियासत को सूट नहीं कर रहा था। अभी कर्पूरी ठाकुर को देना सूट कर रहा था। तो इसका मतलब है कि बिहार में जो महागठबंधन और फिर यूपी से होते हुए इंडिया गठबंधन बना, जातीय सर्वेक्षण की बात आई, राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से हिस्सेदारी के हिसाब से, सत्ता में हिस्से की आबादी के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी की बात हुई। इन तमाम ये मुद्दा बनने लगा है। इसका एक मतलब ये भी है कि 2024 का मुद्दा अब जातीय सर्वेक्षण होगा, जिसको बीजेपी ने बनाया है मुद्दा। हो सकता है उनको राजनीतिक लाभ मिले। आपको लगता है इस दाव की कुछ काट दिखाई देती है आपको, इस जो राजनीतिक दाव खेला है बीजेपी ने, जैसे कि सब कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक दाव है, इसकी काट कोई दिखाई देती है आपको? क्योंकि एक तरफ तो राम लहर तो है ही। देखिए, जब राम लहर है, राम के मंदिर में श्रद्धालुओं का जाना, सैलाब का उमड़ना लहर है, लेकिन ये लहर वोट बन करके आएगा इसका विश्वास नहीं था, तभी तो कर्पूरी ठाकुर पर दांव खेला गया। ठीक, यानी बिहार में नहीं लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि राम लहर उनको वो सीटें 40 में 39 वाली स्थिति में ला देगा। यानी आप कह रहे हो कि बीजेपी को संदेह था कि सिर्फ राम मंदिर से काम नहीं चलेगा, इसलिए जो है ये दांव खेला।
बिल्कुल ठीक। पवन जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद प्रतिभा जी आ गई हैं, जेडीयू का चेहरा है, प्लीज। प्रेम जी का बात का जवाब, उन्होंने कहा कि सिर्फ राम के भरोसे बीजेपी नहीं रह सकती थी, इसलिए आपको कर्पूरी ठाकुर जी को लाना पड़ा, यानी मंडल और कमंडल दोनों साथ। पवन जी का ऑडियो प्लीज। हेलो, आवाज आ गई तिलक जी? बिल्कुल आ गई पवन जी। तिलक जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष की 28 के 28 पार्टियों से आप पूछेंगे ना तो उन्हें एक राजनीतिक पत्ता लगेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन 28 पार्टियों की आकांक्षाओं से ज्यादा कर्पूरी ठाकुर बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये कुछ भी बोलते रहिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर जो बना है वो कमेटी ने बनाया है, जनता के पैसे से बना है, ना ही तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई फंड दिया, ना भाजपा ने कोई सरकार दी, ना भारत की सरकार ने कोई फंड दिया। भारत की सरकार ने पैरवी की थी और भाजपा के अमित शाह भी वहां मौजूद नहीं थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री सपने में अगर राहुल गांधी होते तो वो पैरवी कर रहे होते। तो इस तरीके से राम मंदिर का क्रेडिट जनता भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पैरवी की। नहीं, प्रेम जी कह रहे हैं कि विपक्ष का नाम बता सिर्फ दीजिए। प्रभु राम से के सहारे आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इस वजह से सिर्फ आपको मंडल की राजनीति भी करनी पड़ रही है। ऐसा ये नहीं कह रहे, ऐसा 28 पार्टियां भी कह रही हैं। इनके सपने पूरे इस तरीके से हो सकते तो ये पूरे करें, लेकिन सपने कभी पूरे नहीं होते, कर्म करने से सपने पूरे होते हैं। प्रेम जी जल्दी से, फिर प्रतिभा जी आ रहा हूं। मैं बस कह रहा हूँ कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार किन लोगों ने गिराई थी वो पूछ लीजिए पवन जी से। पवन जी, कर्पूरी ठाकुर जी ने जिसकी सरकार गिराई थी या उनकी किसी ने गिराई थी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण उनको भारत रत्न मिलना है। सवाल तो ये उठना चाहिए कि 1988 के बाद से क्यों नहीं उनको मिला, या उनसे पहले क्यों नहीं मिला? पहले की सरकारें सो रही थी क्या? कांग्रेस के 15 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सो रहे थे? बिहार के नीतीश कुमार और लालू यादव जी के बेटे डिप्टी सीएम बने हैं, 34 साल तक दोनों बिहार की राजनीति करते रहे। इन्होंने कर्पूरी जी को कभी नहीं करी। 36 साल में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 17 साल बीजेपी की सरकार रही, बाकी 2.5-3 साल में ऐसी सरकार रही जिसमें बीजेपी कम से कम कांग्रेस सत्ता में नहीं। लेकिन अगर ये आरोप है क्यों नहीं मिला, तो सब पर आरोप है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने में विलंब हुआ। नीतीश कुमार जी की चिट्ठी लंबे समय से नरेंद्र मोदी जी के पास रही है, और रामनाथ ठाकुर जी जो बेटे हैं कर्पूरी ठाकुर के, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया कि भारत रत्न देना चाहिए। इसके बड़ा जवाब क्या? आज भारत रत्न मिला है तो वो आभार जता रहे, और हम भी सब लोग आभार जता रहे। बढ़िया जवाब क्या होगा? जवाब तो विपक्ष को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक और बढ़ गया, तभी तो दिक्कत हो रही है, तभी तो बोला जा रहा है कि वोट बैंक की जरूरत थी ना, पवन जी जानते रहे हैं आप, लेकिन वो वोट बैंक की जरूरत थी राम लहर के बावजूद, और सबके वो आइडियल है। यही तो मैं कह रहा हूँ, राम लहर के बावजूद आपको वोट बैंक की जरूरत थी, ये बात आपको मान रहे हैं। से देखना है ना, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न के लिए डिजर्व करते हैं, ये दिक्कत आपको थी है और रहेगी। कर्पूरी ठाकुर की सरकार आपको दिक्कत है, एक मिनट प्रतिभा जी रहेंगे आप, एक मिनट प्रतिभा जी अब जेडीयू का चेहरा रहेगा स्क्रीन पर। प्रतिभा जी आ रहा हूं प्रेम जी, एक मिनट। प्रतिभा जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ तिलक जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। प्रतिभा जी, आप मुस्कुराहट का वजह है कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला, वाजिब सी बात है, सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा फैसला है। तो आखिरकार मोदी जी ने आपकी पार्टी के सपने को साकार किया नीतीश जी के, नहीं? जी तिलक जी, ये कोई सपने को साकार करना इसको नहीं कहेंगे, बल्कि ये हम पूरे बिहार वासियों की मांग थी। हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी शुरू से ही इसकी मांग कर रहे थे, और इन्होंने देने में तो बहुत देर कर दी। ये अपनी पीठ ना थपथपाएं। नहीं, आप तो बहुत थैंक यू बोल रहे हैं, दिल से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया पीएम साहब। मैं थैंक यू बोल रही हूँ, हमारी पार्टी थैंक यू बोल रही है, हमारे नेता भी थैंक यू बोल रहे हैं। देखिए, हम वो लोग हैं जो अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको थैंक यू भी बोलते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि नीतीश जी को क्रेडिट जाना चाहिए, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से मिला इनको भारत रत्न। नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी शुरू से ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ मोदी जी ने बहुत देर कर दी देने में, लेकिन दिया तो मोदी जी ने ही ना। बिल्कुल, तो वो प्रधानमंत्री है, देगा कौन? केंद्र में उनकी सरकार है तो देगा कौन?
जैसे कि मनमोहन सिंह दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया। तिलक जी इन्होंने भी मान लिया कि मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता ये काम, इन्होंने भी मान लिया। मोदी जी को मैं धन्यवाद भी देती हूँ, हमारी पूरी पार्टी धन्यवाद दे रही है, हमारे नेता ने धन्यवाद दिया। जो काम अच्छे होंगे उसके लिए उनको धन्यवाद भी मिलेगा, लेकिन जो काम महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इस पर हम उनको घेरेंगे भी। आपने सोचा था कि ये कर्पूरी ठाकुर जी को जो है, एक तरफ जब राम में पूरा देश हो रहा था और दूसरी तरफ इन्होंने मंडल और कमंडल दोनों साथ लिए, सोचा था आपने ईमानदारी से? नहीं, मुझे लगा था तिलक जी क्योंकि चुनाव का समय है और इन्हें अपनी वोट खिसकती हुई नजर आ रही है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उस मुद्दे पर कुछ न कुछ इनको करना था। नहीं, चंद्रमोहन शर्मा जी की एक बात तो सही है ना कि भाई हमारे नेता राहुल गांधी लगातार ये आवाज उठा रहे थे, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई जातिगत जनगणना कराओ, इसी वजह से केंद्र सरकार दबाव में आ गई। जो बात चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इसका पूरा क्रेडिट जाना चाहिए। देखिए, सभी अपने अपने नेता की बात बोलते हैं। चंद्रमोहन जी जब नहीं, राहुल गांधी जी भी मांग कर रहे थे कि उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, मांग किसी ने नहीं की, मांग किसी ने नहीं की। मांग करना एक अलग होता है और देना एक अलग बात होती है। तिलक जी, सत्ता में केंद्र में तो नीतीश बाबू भी रहे ना, मुलायम सिंह यादव भी रहे, लालू प्रसाद यादव भी रहे। तिलक जी ये तो देने वाले थे मैडम, ये मांग करने वाले नहीं थे, इन्होंने नहीं दिया ना। तो फिर 2014-15 में क्यों नहीं मिला था तिलक जी? हाँ। मेरा सवाल है कि 2014-15 में भी दिया जा सकता था, क्यों नहीं दिया गया? अच्छा, तब दिया जा सकता था, फिर कहोगे कि भैया राम मंदिर अभी क्यों बनाया। ठीक है, चंद्रमोहन जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। फिर एक कर्पूरी ठाकुर जी की एक बात मुझे याद आ गई, मैं उसी पर आगे बढ़ूंगा, और उसका जिक्र नीतीश कुमार ने मंच से किया। बहुत दिलचस्प बात है। अभी वर्मा जी होते तो और भड़क जाएंगे। तिलक जी, सबसे गंभीर बात तो आपकी डिबेट में बाहर निकल के आ गई कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की डिमांड के अंदर जो भी आई, वो कहीं राहुल जी आए, कहीं विपक्ष के और नेता आए, लेकिन भाजपा के कोई नेता नहीं आए। लेकिन राजनीति की लालच के अंदर लपकने की जो लालसा भाजपा पार्टी के अंदर है, वो उत्सुकता से नजर आई। और उसी को लेकर कर्पूरी ठाकुर के बयान करते समय पवन जी ने बोला कि कर्पूरी ठाकुर राजनीतिक और धार्मिक चीजों की सैद्धांतिक विरोधी थे, और उसकी परिपाटी के ऊपर भाजपा की तो नींव खड़ी है। भाजपा को एक जाति एक धर्म की राजनीति करनी है, भाजपा को स्वर्ण हिंदू को कर दलित और ओबीसी कैटेगरी के नेताओं का अपमान करना है। वो नित्य नए उनके नेता ऐसे कमेंट देते रहते हैं। अभी हेमंत बिस्वा का क्या कमेंट था कि इस जाति के, इस वर्ण के लोगों का काम ही यही है। कर्पूरी ठाकुर के विचारों की जीत हुई है, मानते हैं? बिल्कुल, ऐसे नेता जो देश को सर्वमान्य थे, कर्पूरी ठाकुर जी, जिसकी नीति आज देश के अंदर विपक्ष आवाज बन के उठा रहा है, वो भाजपा की मजबूरी बन गई और उसको सम्मान देना पड़ा। आपकी बात को आगे बढ़ाओ, पवन जी अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद प्रेम जी आपके पास आ रहा हूँ। कर्पूरी ठाकुर के विचारों की जीत कहाँ हुई अभी? क्योंकि एक विचार अभी मैं रखूंगा आपका उनके सामने, आप लोगों के सामने। जी तिलक जी, चाहे चंद्रमोहन जी हो, चाहे जेडी हो, चाहे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हो, चाहे साइकिल पंचर पड़ी हो, आप ये देखिए कि इन्होंने तो इनके लिए कभी सोचा ही नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं, कभी आंदोलन नहीं किया। इनको सब मौके मिले सत्ता के, लेकिन मुंह में फेविकोल दबा के बैठे रहे सारे के सारे। अब मजबूरी ये हो रही है। चंद्रमोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। चंद्रमोहन जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा, प्लीज। चंद्रमोहन जी देखिए, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े भाई हो, दिल्ली से आते हो, प्लीज आप बीच में लगनी मत लो, प्लीज। किसी दलित तो मैं ये कह रहा हूँ तिलक जी, इनको इतने मौके मिले। आपके पार्टी आज जेडीयू और आरजेडी की बात करेंगे, 33 साल तक सीएम रहे, उठने वाली बातों का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इनको भी पता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा कोई सम्मान दे ही नहीं सकता। सम्मान दे रहे हैं तो उसके इनके ऊपर प्रश्न बनता है कि 1988 से लेके 2014 में तो माननीय मोदी जी की सरकार आई, उसके पहले भी तो बहुत सारा गैप था, लेकिन कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज अगर मिल गया तो बुराई तो कर ही नहीं सकते, तो बार बार विक्टिम कार्ड खेले जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना के नहीं दिखाया, भारत कॉरिडोर भी कराया, वृंदावन कॉरिडोर भी बनेगा, बता रहा हूँ, वृंदावन कॉरिडोर भी बनेगा, और काशी मथुरा की भी बात है। एक मिनट प्रेम जी का ऑडियो रहेगा, प्रेम जी का एक मिनट। आपने कहा बिल्कुल फायदा होगा, राजनीतिक फायदा होगा। अब आपको इस पूरे दाव की काट क्या दिखाई देती है प्रेम जी? वहां ममता दीदी नाराज हो गई, कह रहे कोई गठबंधन नहीं। वहां पंजाब में भगवंत मान जी कह रहे हैं 80-13 सीटा जीतांगे, कोई इधर नहीं कोई उधर नहीं।
80 आएंगे। देखिए, ये जो प्रश्न है ना ममता जी का और भगवंत मान जी का, ये सियासत एक अलग किस्म की सियासत है। अच्छा, नीतीश जी भी नाराज है, ये भी अलग सियासत है। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो क्या वहां विपक्ष का स्पेस दूसरे को दे दिया जाए? ये इसी तरह से पंजाब में भी स्थिति है। तो ये संभव है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने वही तय किया है कि एक साथ हम अगर हो जाएंगे तो बीजेपी को विपक्ष का स्पेस मिलेगा, इसलिए ये राह ठीक नहीं है। तो इसका कारण है राहुल गांधी जिस तरीके से पूर्वोत्तर में लहर पैदा करते हुए आ रहे हैं, तो जो नरेंद्र मोदी विरोधी वोट हैं, वो वोट कहीं कांग्रेस एक बार फिर अपने लिए पक्ष में जिंदा न कर बैठे, ये डर सिर्फ बीजेपी को नहीं सता रहा है कि कांग्रेस बढ़ रही है, ममता बनर्जी को भी सता रहा है। तो ये सारे कारण हैं। तो वो चीज है। लेकिन जहां तक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर जी को साधा है बीजेपी में, और बीजेपी के नेता मान भी रहे पवन जी कि हाँ वोट का फायदा मिलेगा। तो एक बात फिर एक महत्वपूर्ण सवाल आ गया डिबेट में। एक महत्वपूर्ण बात ये एक बात मैं जानना चाह रहा था, कर्पूरी ठाकुर जी का सब लोग जिक्र कर रहे हो, प्रतिभा जी, उनकी प्रतिभा जो है ना शब्दों में नहीं तोली जा सकती। उन्होंने एक बात कही, ठीक है वो सादगी, फटा हुआ कुर्ता, फटा हुआ कोट, मुख्यमंत्री रहते हुए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। आज की तारीख में सोचिए, ग्राम प्रधान आगे गाड़ी, पीछे गाड़ी, दाएं गाड़ी, बाएं गाड़ी, मोटी मोटी गले में चैन, और ए चिंटू गाड़ी निकाल, साहब का काफिला तैयार, और वो रिक्शे पे घूमते थे। बताइए, उनका एक कथन था, बुरा मत मानिएगा शर्मा जी, वो जितेंद्र वर्मा भी अभी चले गए डिबेट से, उनका एक कथन था और नीतीश कुमार ने उसे मंच से दोहराया इशारों इशारों में। क्या कहते थे कर्पूरी ठाकुर जी, प्रेम जी, पवन जी, जरा देश को सुनना चाहिए। वो कहते थे कि पार्टी ही मेरा परिवार है। क्या? पार्टी ही मेरा परिवार है। और आज का समाजवाद देखिए कि परिवार ही मेरी पार्टी है, परिवार ही मेरी पार्टी है। बोलिए कर्पूरी ठाकुर जी की जय। गलत तो नहीं कह रहा? पार्टी के अध्यक्ष उठा के देखिए, पार्टी के सांसद और सबसे ज्यादा वहां मामला इसलिए नाराज हो गए थे जितेंद्र जी कि जहां समाजवाद की बात करते हो तो कर्पूरी ठाकुर जी तो कहते थे कि ये पार्टी ही मेरा परिवार है, और आज ये नजीर जारी है कि परिवार ही मेरी पार्टी है। जो शख्स अपने बहनोई तक को सरकारी नौकरी नहीं दिलवा पाया कि काबिलियत से आओ और यहां पर टिकट चाहिए तो किस परिवार का सदस्य होना चाहिए। यह कौन सा समाजवाद है साहब? यह नियम तो सब पे लागू होता है। प्रेम जी गलत तो नहीं कह रहा ना? सब पे लागू होता है। आइडियली यही है। इस विषय पर जब भी परिवारवाद पर बात हुई है, ठीक, हमने कहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल पवन जी डिबेट में क्योंकि आया, मैं उसको बार बार उस पर लाइव में कमेंट हो रहा है। बहुत पुराना मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया, क्या ऐसा हुआ? भजनलाल सरकार ने, क्योंकि लाइव में कमेंट आया मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं, गहलोत सरकार का फैसला पलट दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम। देखिए, राजस्थान की सरकार अब भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है। अगर उन्होंने कोई फैसला लिया तो उसके बदले में जनता को कुछ ना कुछ फेवर जरूर होगा। नहीं, भ्रष्टाचारी सरकार नहीं, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम तो भ्रष्टाचार के आरोप थे दुनिया भर के। नहीं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो भ्रष्टाचारी, मैं समझा नहीं। मैं सरकारी कर्मचारियों को नहीं कह रहा। आपने कहा कि ओल्ड पेंशन को आज की भजनलाल सरकार ने स्थगित कर दिया या हटा दिया, यही सवाल है आपका? नहीं, संशोधित किया या जो भी है वो, क्योंकि लाइव में कमेंट आया इसलिए पूछ रहा हूं। जी, मैं कह रहा हूं इस फैसले के ऊपर उत्तर आना है सरकार का, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, सरकार जवाब देगी। इसके विषय में क्या बात की है? कहा जा रहा है कि आदेश लिखा गया कि सरकारी कर्मचारी जो हैं, जो अंशदायी पेंशन है उनको वही दी जाएगी, मतलब यही हो गया एनपीएस। सरकार ने कुछ फैसला सोच के लिया होगा, सरकार के फैसले पर तो सवाल नहीं उठाने चाहिए ऐसे प्रवक्ता मुझे। अगर सरकार ने कुछ सोचा है कर्मचारियों के लिए
तो कुछ अच्छा भी सोचा होगा, उस समय का इंतजार करना चाहिए। नहीं, क्योंकि चुनाव प्रचार के वक्त अगर कुछ याद करें तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ये बात, जहां तक मुझे याद है, मंच से कहा था कि गहलोत सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं करेगी, हमारी सरकार जब बनेगी। अब सरकार बनते ही आपने पुरानी पेंशन अगर बंद कर दी तो ये बड़ा गंभीर मसला है। वो बेचारे कर्मचारी क्या करेंगे जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं? देखिए, अगर पुरानी पेंशन बंद की है तो उनके फेवर में कुछ ना कुछ आएगा, थोड़ा इंतजार करना चाहिए फैसले के लिए। तो एक काम करिए, अपनी पेंशन, पुरानी पेंशन बंद करके मिसाल दे दीजिए। आप लोगों को भी तो पुरानी पेंशन चाहिए ना सर? नहीं, आप ट्वीट कर सकते हैं, आपकी राय को रखा जाएगा। नहीं, मेरे ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। जब 370 तो फिर एनपीएस भी आप अपने लिए लागू कर लीजिए। ठीक है, आपकी बात पर विचार किया जाएगा। विरोध क्या है पवन जी? सरकारी कर्मचारियों को पेंशन ना मिले उसका विरोध क्या है? भाजपा स्पष्ट करे इस बात को। भाजपा बिल्कुल स्पष्ट करेगी। आप नए फैसले का इंतजार कीजिए, आप नए फैसले का इंतजार नहीं करना चाहती, आप इसी की तो कहीं खींचना चाह रहे हैं, कारण तो नहीं होगा ना। कुछ प्रेम जी दिखा रहे, प्रेम जी जल्दी से, प्रेम जी कुछ दिखा रहे हैं। मैं बस कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस फैसले को पलट दिया है। यानी पहले उसने कहा कि ओपीएस हटा रहे हैं और एनपीएस लागू कर रहे हैं, लेकिन भारी विरोध हुआ तो तुरंत नया आदेश आ गया और पहले जैसी स्थिति हो गई। मतलब वहां पे ओपीएस ही लागू रहेगी जी। तो फिर उन राज्य बिल्कुल क्लियर हो गई, जो फैसला था वो कंटिन्यू रहेगा। नहीं, फिर बीजेपी शासित राज्यों में ओपीएस लागू होगी कि नहीं फिर पवन जी? ये आला कमान के अधिकारी वाले बड़े नेता बता पाएंगे, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। अच्छा, तो मतलब ओपीएस के पक्ष में आप हैं कि नहीं? अगर सरकार पक्ष में तो मैं भी पक्ष में हूं। अच्छा, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये लाइव में कमेंट आया तो इस विषय को हमने ले लिया चर्चा में। लेकिन कुल मिला के प्रतिभा जी, आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये प्रतिभा तो बीजेपी के पास है कि मौके पर चौका कैसे मारना। आप कमंडल और मंडल दोनों साध लिए बीजेपी ने। अब आपको इसकी काट ढूंढनी है। आप कहो कि नीतीश कुमार ने किया, चंद्रमोहन जी कहे राहुल गांधी ने किया, और जितेंद्र जी कह रहे थे अभी वो अखिलेश यादव जी की वजह से मिला, लेकिन दिया मोदी की सरकार ने। तिलक जी, ठीक है ना? अब इस पर सियासत, ये तो हरी कथा है, चलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, प्रतिभा जी, चंद्रमोहन जी और पवन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितेंद्र जी, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे, समाजवादी पार्टी के चेहरे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंडल कमंडल पर आई अब 24 की लड़ाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।